हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, उस पेपर की तैयारी आज से हमारी क्लास रेगुलर आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज हमारी प्रवक्ता अर्थशास्त्र की ये जो प्रैक्टिस क्लास है, ये पहली क्लास रहेगी और ये क्लास अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके प्रवक्ता की तैयारी के लिए प्रवक्ता इकोनॉमिक्स की तैयारी की क्लास आज से आपको रेगुलर यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान कहा है? तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, लाइनस रॉबिन्स या जे.आर. हिक्स या पॉल सैमुएल्सन। तो दोस्तों, ये जो विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान जो अर्थशास्त्र को माना गया है, ये माना गया है लाइनस रॉबिन्स के द्वारा। लाइनस रॉबिन्स ने दोस्तों अर्थशास्त्र को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र का उत्तल होना किस सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों, जो उदासीनता वक्र है ये कॉन्वेक्स होता है। इसका कॉन्वेक्स होना किस सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों, यहाँ पर चार नियम दिए गए हैं, जैसे कुल उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रास नियम, या सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो दोस्तों, जो उदासीनता वक्र के उत्तल होने की बात कही गई है, वो किसके अंदर कही गई है? ये कही गई है दोस्तों सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रास नियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग का मूल्य लोच 1 से अधिक है, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? तो यदि किसी वस्तु की मांग का लोच अगर 1 से अधिक है, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है बेलोचदार मांग, या पूर्ण बेलोचदार मांग, या बेलोचदार या लोचदार मांग, या एकक लोचदार मांग। तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग का लोच 1 से अधिक हो, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? तो उस मांग को कहा जाता है दोस्तों लोचदार मांग को उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उसका मूल्य लोच 1 से अधिक है, तो उसको हम लोचदार मांग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, गिफेन वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किन वस्तु को गिफेन वस्तु कहा जाता है? जैसे आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, या कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है, या जिन वस्तु की मांग सदैव स्थिर रहती है, यह विलासिता की वस्तु होती है। तो दोस्तों, अगर हम गिफेन वस्तु के संबंध में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो गिफेन वस्तुएं वो होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है। अगर इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो तब भी इनकी मांग अगर बढ़ते रहे, तो ऐसी वस्तु को हम गिफेन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में अगर आपको सब्जी लेनी है और सब्जी में आलू की बात करें, तो वो गिफेन वस्तु है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसको लोगों ने खरीदना ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी जिसकी मांग बढ़ती है, ऐसे गिफन वस्तु के बारे में यही बात कही जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सम लागत रेखा यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन किसे प्रदर्शित करती है? तो सम लागत रेखा जो है वो किसे प्रदर्शित करती है? आइसो कॉस्ट लाइन किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है समान उत्पादन, समान उपयोगिता, समान कुल लागत, या समान लाभ। तो जो सम लागत रेखा होती है दोस्तों, वो किसे प्रदर्शित करती है? वो प्रदर्शित करती है समान कुल लागत को। किसको? समान कुल लागत को प्रदर्शित करती है सम लागत रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का नियम मुख्यतः किस अवधि में लागू होता है? तो उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का नियम मुख्यतः किस अवधि में लागू होता है? ऑप्शन है अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, या अति दीर्घकाल। तो उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वो मुख्यतः जो लागू होता है दोस्तों,
वो लागू होता है अल्पकाल के अंतर्गत। तो अल्पकाल में लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम लागू होता है वो लगता है अल्पकाल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पैमाने के प्रतिफल यानी कि जिसको रिटर्न ऑफ टू स्केल कहते हैं का अध्ययन किस अवधि में किया जाता है। तो पैमाने का जो प्रतिफल है दोस्तों, इसका स्टडी जो है किस अवधि में किया जाता है। ऑप्शन है बाजार अवधि, अल्पकाल, दीर्घकाल या अति अल्पकाल। तो दोस्तों पैमाने के प्रतिफल का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है दीर्घकाल के अंतर्गत। तो दीर्घकाल में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी स्थिति ऐसी है जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है जैसे अनेक क्रेता और विक्रेता, उत्पाद में भिन्नता, या स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन, या पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता जो नहीं है उसके बारे में कहा गया है कि अगर हम बात करें दोस्तों उत्पादन में अगर भिन्नता रहेगी तो पूर्ण प्रतियोगिता ये नहीं होएगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता कब होती है, जब अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं तब पूर्ण प्रतियोगिता होती है। दूसरा, जब स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन होता है तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। अगर पूर्ण जानकारी हो तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। लेकिन उत्पादन में भिन्नता के ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एकाधिकार में औसत आय यानी कि AR और सीमांत आय का संबंध क्या होता है। तो एकाधिकार में जो औसत आय है और सीमांत आय का संबंध क्या होता है दोस्तों। तो इसमें अगर बता दें तो दोस्तों आपको जो है सीमांत आय जो होती है वो लेस देन होती है औसत आय से। तो सीमांत आय जो है वो लेस देन है औसत आय से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा। तो ये जो AR होता है दोस्तों, वो AR क्या होता है, वो ग्रेटर होता है MR से। ठीक है, तो MR जो है हमेशा क्या होता है, कम होता है। औसत आय के कंपेयर में सीमांत आय जो है क्या होती है, लेस होती है दोस्तों। तो MR इज लेस देन AR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। MR इज लेस देन AR। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य विभेद यानी कि प्रिंस डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत किस बाजार संरचना से संबंधित है। तो मूल्य विभेद की जो का सिद्धांत जो है किस बाजार संरचना से संबंधित है। ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो मूल्य विभेद जो है, मूल्य विभेद का जो सिद्धांत है वो बाजार के संरचना से संबंधित है। किस बाजार संरचना से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो दोस्तों जो मूल्य विभेद का सिद्धांत है वो बाजार संरचना के एकाधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दोस्तों वो कब हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जब केवल एकाधिकार हो बाजार पे। अगर यहाँ पर प्रतियोगिता होगी तो एकदम से मूल्य विभेद नहीं देखने को मिलेगा, और मूल्य विभेद मिलेगा तो उसको मतलब बार बार चेंज करना मुश्किल है। तो इसलिए जो है तब कर सकते हैं जब एकाधिकार हो बाजार पर। ठीक है ना, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो बाजार में केवल एक ही व्यक्ति को वहाँ मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें दाम ऊपर नीचे कर सकता है, जहाँ कस्टमर उसी को खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है तो उसमें दोहरी गणना जो होती है उससे बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंतिम वस्तु विधि, सीमांत विधि, गुणक विधि या त्वरण विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के जो विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP का बाजार मूल्य से साधन लागत पर परिवर्तन करते समय क्या घटाया जाता है।
तो अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी का बाजार मूल्य से साधन लागत पर परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या घटाया जाता है? ऑप्शन है मूल्य ह्रास या अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी या निर्यात। तो इसमें जो घटाया जाता है दोस्तों वो घटाया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का बाजार मूल्य के से साधन लागत पर परिवर्तन करते समय उसमें से अप्रत्यक्ष कर को, जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगा होता है, उसको हटा दिया जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यहाँ पर सब्सिडी जो होती है उसको शुद्ध प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष कर को हटाकर जो है इसको जो है चेंज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीन्स के अनुसार प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड्स किस बिंदु पर निर्धारित होती है? तो कीन्स के अनुसार जो प्रभावी मांग है दोस्तों वो किस बिंदु पर निर्धारित होती है? ऑप्शन है कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति, कुल बचत इज इक्वल टू कुल निवेश, उपभोग इज इक्वल टू आय, सीमांत लागत इक्वल टू मूल्य। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, कीन्स के अनुसार जो प्रभावी मांग जो निर्धारित होती है वो किससे होती है? वो होती है कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। किससे होती है? कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। ठीक है, कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति जो है इसमें कीन्स के अनुसार प्रभावी मांग का ये प्रमुख बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीन्स के उपभोग फलन के अनुसार आय बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो कीन्स का उपभोग फलन के अनुसार यदि आय बढ़ी तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी सामान्यतः क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है। तो दोस्तों जो एपीसी है वो क्या हो जाती है? वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणक यानी कि मल्टीप्लायर का मान किससे विपरीत रूप से संबंधित होता है? तो मल्टीप्लायर का जो मान है वो किससे विपरीत रूप से संबंधित होता है? ऑप्शन है एमपीसी या एमपीएस या निवेश या आय। तो जो मल्टीप्लायर का मान है वो किसके विपरीत रूप से संबंधित होता है? तो ये होता है दोस्तों एमपीएस के विपरीत। किसके? एमपीएस के विपरीत मान से जो है गुणक जो मल्टीप्लायर का मान होता है वो एमपीएस के विपरीत रूप से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है दोस्तों किसके बीच संबंध को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध को स्थापित करता है वो है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो जो मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत है को किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? इरविंग फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्शल या कीन्स। तो दोस्तों मुद्रा की मांग का जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया गया है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा जो है मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ISLM मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो ISLM इस्लाम इसको कह सकते हैं मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये जो किया गया था ये किया गया था JR हिक्स के द्वारा। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं इस्लम इस्लम हिक्स। ठीक है, तो इस्लम हिक्स अगर ऐसे याद करोगे दोस्तों तो ये आपका याद हो जाएगा। ISLM ISLM मॉडल का जो प्रतिपादन किया था वो हिक्स ने किया था, JR हिक्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको इस्लम हिक्स इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड की प्रमुख विशेषता क्या है? जो सार्वजनिक वस्तु है दोस्तों, जो पब्लिक गुड्स होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? ये क्या होती है दोस्तों? ये गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्करणीय होती है। जो पब्लिक गुड्स होगा दोस्तों, पब्लिक वस्तु होएगी, एक तो वो प्रतिद्वंदी नहीं होएगी और साथ ही बहिष्करणीय भी
नहीं होगी। तो गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्करणीय होती है सार्वजनिक वस्तु, जिसका मतलब सामाजिकरण हो चुका होता है, जिस वस्तु का जो समाज में पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुकी होती है, तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता और साथ ही वो बहिष्करणीय गैर बहिष्करणीय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। 280 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसी के अंतर्गत दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेरोड डोमर मॉडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो हेरोड डोमर मॉडल है, ये किससे रिलेट करता है? ये जो हेरोड डोमर मॉडल है दोस्तों, ये है आर्थिक विकास को लेकर, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास से संबंधित ये मॉडल है और ये जो है हेरोड डोमर के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पर डिपेंडेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलो का विकास मॉडल किस तत्व पर विशेष बल देता है? तो जो सोलो का विकास मॉडल है दोस्तों, ये किस तत्व के पर विशेष बल देता है? जैसे तकनीकी प्रगति, केवल श्रम, केवल भूमि, केवल कर नीति। तो दोस्तों सोलो का जो विकास मॉडल है, वो जो विशेष तौर पर बल देता है, वो देता है तकनीकी प्रगति पर। किस पर बल देता है? तकनीकी प्रगति पर बल देता है सोलो का विकास मॉडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI में निम्न में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक जो HDI है, उसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेशन है, वो उसके अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या मुद्रास्फीति दर। तो मानव विकास सूचकांक का जो जिसमें घटक शामिल नहीं है, वह है मुद्रास्फीति दर। ये जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है? तो भुगतान संतुलन का जो चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, या विदेशी ऋण, या विदेशी निवेश, या स्वर्ण भंडार। तो भुगतान संतुलन में चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? वह है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दोस्तों, ये भुगतान संतुलन में चालू खाते का प्रमुख घटक होता है। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993, 1994, 1995 या 1996। तो जो वर्ल्ड हेल्थ जो WTO है जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1995 में। तो 1995 में दोस्तों WTO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति LPG, ठीक है, का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में नई आर्थिक नीति का जो शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1991 में। 1991 में दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वक्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेरोजगारी, आय, असमानता, मुद्रास्फीति या गरीबी रेखा। तो लॉरेंस वक्र का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसके मापन में किया जाता है? ये किया जाता है आय असमानता के मापन में। किसके लिए? आय की असमानता को मापन के लिए लॉरेंस वक्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोफिशिएंट का मान पूर्ण समानता की स्थिति में कितना होता है? तो जो गिनी कोफिशिएंट होता है दोस्तों, इसका जो पूर्ण समानता की स्थिति में इसका मान होता है, वो होता है दोस्तों शून्य। कितना होता है? शून्य होता है गिनी कोफिशिएंट का मान।
वो ये कब होता है दोस्तों? जब पूर्ण समानता की स्थिति होती है, तब इसका मान जो है 0 हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कल्याण अर्थशास्त्र का आधुनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? तो कल्याण अर्थशास्त्र का जो आधुनिक आधार प्रस्तुत करने वाले थे, वो कौन थे? ऑप्शन है ए सी पिगू या विल्फ्रेडो पेरेटो या निकोलस काल्डोर या मार्शल। तो कल्याण अर्थशास्त्र का जो आधुनिक आधार जो प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था दोस्तों विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी? तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी थी? जिसको अदृश्य हाथ कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जे एस मिल या मार्शल। ठीक है दोस्तों, जो अदृश्य हाथ की बात कही गई थी, इनविजिबल हैंड की, यह अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, ये की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका से आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को अदृश्य हाथ की, इनविजिबल हैंड की अवधारणा इसके अंतर्गत दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो आगामी पेपर हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और 3-3 घंटे के 2 पेपर होने वाले हैं, 150-150 अंक के। तो उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ आपको एक टफ स्थिति देखने को मिलेगी, क्वेश्चनों का लेवल हाई मिलेगा। तो इसलिए इसी आधार पर हमने भी यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। तो आप लगातार जुड़कर हमारी क्लासेस को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।